वक्फ बोर्ड जो है वो एक धार्मिक मुद्दा है। ये बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, इसको धार्मिक मुद्दा विपक्ष की पार्टियों ने निरंतर अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए बना के रखा है। राज्य में 32 वक्फ बोर्ड है, स्टेट वक्फ बोर्ड है, और ये 32 स्टेट वक्फ बोर्ड जो है ये आज तक सिर्फ 200 परिवारों के द्वारा ही मैनेज किया जा रहा है। आप बताइए, कोई साधारण मुस्लिम भाई हमारा है, वो क्या वक्फ बोर्ड का मेंबर बन जाएगा? भारतीय रेल के पास जितनी जमीन है, उस जमीन से भारतीय रेल 12 लाख लोगों को रोजगार देती है। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड जिसके पास 9.5 लाख एकड़ जमीन का कंट्रोल है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 1,20,000 करोड़ है, उसने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया उस प्रॉपर्टी से? 9.5 लाख एकड़ जिसके प्रबंधन में हो, उस बोर्ड ने अपने समुदाय को क्या दिया है? मुसलमानों की क्या हालत भारत में है और बिहार में है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, चाहे आम जीवन में भी आप देख लीजिए। केंद्र सरकार जो है ये वक्फ बोर्ड को थोड़ी हटा रही है। वक्फ बोर्ड तो रहेगा ही रहेगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि ये जो वक्फ की जमीनें हैं, इसको प्रबंधन आप स्पष्ट ढंग से कीजिए। कलेक्टर जो है वो सरकार का व्यक्ति है। अब सरकार के व्यक्ति में कहां सरकारी आदमी में आप हिंदू मुसलमान और जाति फिर खोजने लगे। माता वैष्णो देवी श्राइन जो है, उसमें भी जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं। तो वैष्णो देवी श्राइन में सरकार है कि नहीं है? तिरुपति जो मंदिर है, उसके प्रबंधन में आप देखिए कि उसके प्रबंधन में 5-5, 7-7 IAS है। वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, देश में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर। 1954 में जिसकी स्थापना की गई, 1955 में जिस बोर्ड को लागू कर दिया गया, 1995 में एक बड़ा संशोधन हुआ, 2013 में भी संशोधन हुआ, लेकिन 2024 में एक बड़ा संशोधन मोदी सरकार करने जा रही है। बीजेपी का कहना है, जो केंद्र में सत्ता में लोग हैं, उनका कहना है कि माफियाओं का राज हो गया है। 8 लाख एकड़ जमीन से अधिक वक्फ बोर्ड के पास है, जिसकी कुल कीमत 1,20,000 करोड़ बताया गया है किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री हैं। चिराग पासवान ने भी अपना रुख साफ किया है कि वो बीजेपी के साथ हैं। इसमें संशोधन होना चाहिए, गैर मुस्लिम लोगों को भी बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। इससे महिलाओं को हक मिलेगा, महिलाओं को भी शामिल करने की बात की जा रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल साहब मौजूद है। सर, बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है, चूंकि धर्म का मामला है और खासकर मुस्लिम समुदाय की आस्था का विषय है। वक्फ के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान का एक संस्था है। जमीन को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, अलग अलग तरीके से अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सरकार का इतना बड़ा हस्तक्षेप किया जा रहा है। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा और क्यों रहेगा? देखिए उदीप जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक धार्मिक मुद्दा है, ये बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, इसको धार्मिक मुद्दा विपक्ष की पार्टियों ने निरंतर अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए बना के रखा है। वक्फ होता क्या है? वक्फ वो भूमि होती है जो हमारे मुसलमान भाई और बहन जो है वो चैरिटी में दे देते हैं। इसको वक्फ जमीन कहा जाता है। और आपने कहा 8 लाख एकड़, वास्तविकता में 9.5 लाख एकड़ जमीन जो है हिंदुस्तान की, वो आज वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में है। और 9.5 लाख एकड़ हिंदुस्तान की जमीन नियंत्रित होने की वजह से आज के दिनों में वक्फ बोर्ड जो है वो हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जमीन मालिकाना है। सबसे ज्यादा जमीन आर्म्ड फोर्सेस के पास है हिंदुस्तान की। आर्म्ड फोर्सेस के बाद भारतीय रेल, और भारतीय रेल के बाद आज हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के नियंत्रण में है तो वो वक्फ बोर्ड है। अब भारतीय रेल की अगर आप बात कीजिएगा तो भारतीय रेल के पास जितनी जमीन है, उस जमीन से भारतीय रेल 12 लाख लोगों को रोजगार देती है। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड जिसके पास 9.5 लाख एकड़ जमीन का कंट्रोल है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ है, 1,20,000 करोड़ है, उसने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया उस प्रॉपर्टी से? मदरसा है, उसके तहत कई अच्छे, जैसा बताया जा रहा है, अवैधी साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है कि अच्छे कामों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उस समुदाय, देखिए आपने कहा ना कि धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन उसी धर्म समुदाय के विकास के लिए ही जमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उस पर भी आऊंगा।
पहले तो वक्फ जो जमीन है वो कौन सी जमीन वक्फ है या नहीं है, इसको निर्धारित करने का आधार या ताकत किसको है? आज के दिनों में वक्फ एक्ट 1995 जिसके तहत अभी तक ये वक्फ का कार्य चल रहा था, उसके अंतर्गत जो वक्फ बोर्ड है वो खुद डिसाइड करती है कि कौन सी जमीन वक्फ है या नहीं है। जो नई एक्ट आई है जिसको सरकार ने अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष रखा है, उसमें यह बात कहा जा रहा है कि हम भाई वक्फ बोर्ड को नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर देना चाहते हैं। जिलाधिकारी जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सी जमीन वक्फ है या नहीं है। इसी का तो विरोध है। अब इसका क्या विरोध है? जिलाधिकारी एक आईएएस ऑफिसर जो भारत सरकार का भी नहीं, राज्य सरकार का मुलाजिम होता है, उसकी नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार करती है। लेकिन अब ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, इनको राज्य सरकार पे फिर भरोसा नहीं है, और फिर दूसरी तरफ ये लोग उंगली उठाते हैं कि भाई केंद्रीकरण हो रहा है। भाई इस एक्ट के अंतर्गत तो आपको राज्यों को ताकत दिया जा रहा है, कलेक्टर डिसाइड करेगा, और कलेक्टर जो है वो डिफाइंड अथॉरिटी है। एक वक्फ बोर्ड का कोई व्यक्ति और एक कलेक्टर, आप ही बताइए हिंदुस्तान के नागरिक होने के मुताबिक आपकी आस्था किसके प्रति होगी? एक व्यक्ति जिसको आपकी योग्यता जिसकी आपको पता नहीं है, जिसका चयन आपको नहीं पता है, वो कोई आके कहेगा भूमि पे कि भाई ये वक्फ की जमीन है, कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसका अच्छा खासा करियर भूमि प्रबंधन में जाता है, वो सर्टिफाइड आदमी होगा, उसको हम लोग पावर देना चाहते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो इस एक्ट का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो वक्फ की जमीनों पर, 9.5 लाख एकड़ जमीनों पर जो अपना मालिकाना हक रखना चाहते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज के दिनों में 32 राज्य में 32 वक्फ बोर्ड है, स्टेट वक्फ बोर्ड है, और ये 32 स्टेट वक्फ बोर्ड जो है ये आज तक सिर्फ 200 परिवारों के द्वारा ही मैनेज किया जा रहा है। आप बताइए कोई साधारण मुस्लिम भाई हमारा है, वो क्या वक्फ बोर्ड का मेंबर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो सबसे पहली तो बात यह कि इस एक्ट के अंतर्गत वक्फ की जमीन वाकई में वक्फ की है या नहीं है, इसका निर्धारण करने का ताकत केंद्र सरकार कलेक्टर को देना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात कि आज तक जितनी 9.5 लाख एकड़ जो जमीन वक्फ के पास है, कई जमीनें ऐसी हैं जिनका वो वक्फ बोर्ड जो है वो पेपर तक नहीं दिखा सकते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर कि आम मुसलमान को इससे दिक्कत नहीं है, उन 200 परिवारों को ही दिक्कत है जो इस पर मालिकाना हक रखकर बैठे हुए। आम मुसलमानों के रोजमर्रा की जीवन में वक्फ बोर्ड का तो प्रभाव रहता ही नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूं, ये जितनी सारी जमीन और इतनी सारी जमीन के रेंटल्स, 9.5 लाख एकड़ जमीन के जो रेंटल्स आएंगे, जो आमदनी आ रही है, वो कहां आम मुसलमानों पे खर्च हो रही है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए। मैंने वही तो कहा कि भारतीय रेल के पास लगभग वक्फ बोर्ड की इतनी जमीन है, तो भारतीय रेल 12 लाख लोगों को रोजगार देती है और भारत की सबसे बड़ी पब्लिक एम्प्लॉयर है भारतीय रेल। उसके मुताबिक जितना संसाधन वक्फ बोर्ड के पास है, और ये जमीन हिंदुस्तान की जमीन है, 9.5 लाख एकड़, इसको सिर्फ आंकड़ों में मत देखिए आप, 9.5 लाख एकड़ जिसके प्रबंधन में हो, उस बोर्ड ने अपने समुदाय को क्या दिया है? मुसलमानों की क्या हालत भारत में है और बिहार में है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, चाहे आम जीवन में भी आप देख लीजिए। 2% सिर्फ उनका प्रतिनिधित्व जो है वो हायर ब्यूरोक्रेसी में है। तो मुद्दा नहीं बनेगा, फिर विभाजन का कारण नहीं बनेगा, नहीं लग रहा है आपको? आपकी पार्टी भी चूंकि समर्थन कर रही है और इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, राहुल गांधी से लेकर अवैसी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि इसको धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से आर्थिक मुद्दा है। इस एक्ट के अंतर्गत वक्फ की जमीन वाकई में वक्फ की हो है कि नहीं है, इसका अधिकार दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। दूसरा, जो जमीनें वक्फ को दी जाती है उस जमीन का प्रबंधन कौन करता है? मुतावली करते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जिनको मुतावली कहा जाता है, वो इस जमीन का प्रबंधन करते हैं। और मुतावली की नियुक्ति भी अस्पष्ट है। मुतावली की नियुक्ति कौन करेगा? तो मुतावली की नियुक्ति जो है वो वक्फ बोर्ड करेंगे, और जो मुतावली है वो आपकी जमीन का प्रबंधन कर रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पिता या उनसे पहले किसी ने जमीन दी और वो मुतावली अपने ढंग से मैनेज कर रहा है। बहुत बार केसेस में तो ये भी आया है, उत्तर प्रदेश की घटना ही थी जिसमें वक्फ बोर्ड ने शमशान की जमीनों को मॉल के लोगों को लीज पे दे दिया। जो उदाहरण बहुत है सर, बेंगलुरु का है, सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जमीन पर था उन लोगों का, कई जगहों पर, चेन्नई में था, एक तमिलनाडु के पूरे गांव पे वक्फ बोर्ड, और इनके पास कागज भी नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि बहुत सारी जमीनें जो है वो ओरली, मौखिक तरीके से वक्फ कर दी गई थी।
अब बहुत सारे ऐसे परिजन हैं जिनका ये कहना है कोर्ट्स में कि हमारे फोर फादर्स ने कभी जमीन वक्फ की ही नहीं। दूसरा, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि साहब हम लोग 20-25 साल अपने गांव में नहीं थे, जब वापस आए तो देखे कि हमारी जमीन वक्फ पे हो गई है। तो आज के दिनों में जो वक्फ बोर्ड 1995 का जो एक्ट है, इसके तहत काफी अस्पष्ट नीतियां हैं, और हम लोग चाहे केंद्र सरकार जो है ये वक्फ बोर्ड को थोड़ी हटा रही है, वक्फ बोर्ड तो रहेगा ही रहेगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि ये जो वक्फ की जमीनें हैं इसको प्रबंधन आप स्पष्ट ढंग से कीजिए। आप बताइए, माता वैष्णो देवी श्राइन जो है, कलेक्टर अगर हिंदू होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत होगा? आप फिर वही वाली बात है कि कलेक्टर जो है वो सरकार का व्यक्ति है। अब सरकार के व्यक्ति में कहां सरकारी आदमी में आप हिंदू मुसलमान और जाति फिर खोजने लगे? सरकार सरकारी आदमी है वो, और वो पढ़ा लिखा आदमी है, आईएएस है वो जिला मैनेज करता है, वो आपकी वक्फ की बोर्ड मैनेज। और क्या कहा जा रहा है कि भाई वक्फ की जमीन, कौन कौन जमीन वक्फ की है, कौन कौन जमीन नहीं है, उसका निर्धारण कलेक्टर करेगा। और कलेक्टर जब भी करेगा तो उसकी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो न्यायालय में चैलेंज के लिए रहेगा, और सरकार कागजों पर काम करती है। आज भी आप अपना निजी जमीन कलेक्टर के भरोसे तो रखे ही हुए हैं ना, कि आपके निजी जमीन पे कोई भी विवादित होगा तो जो लोकल कलेक्टर होगा तो आप अपनी निजी जमीन लोकल कलेक्टर के हाथों में दे सकते हैं, और वक्फ की जमीन का प्रबंधन आप नहीं दे सकते हैं। तो ये तो अपने आप में बता रहा है कि जो लोग अस्पष्टता चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपनी रोजमर्रा की जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, और जिनके करोड़ों की जमीन बोली जाती है कि ये वक्फ की है। आज एक किसान, तमिलनाडु की घटना था, अपनी बेटी की विवाह के लिए जब जमीन बेचने गया तो उसको पता चला कि उसकी जमीन वक्फ की है, जबकि उसको यह पता है कि पीढ़ियों से जमीन उसके हाथों में थी। तो मुगल काल से तक की जमीनों को भी मतलब वक्फ की जमीन कहा जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। हम लोगों का ये कहना है कि जो वक्फ का जम की प्रॉपर्टीज है, वक्फ से जो पैसे आते हैं उनका कितना मतलब आप खर्च करते हैं, चाहे आम मुसलमानों को उनसे क्या अभी तक लाभ मिला? 12 लाख तो कानूनी रूप देने का मतलब ये प्रावधान लाया गया है। बिल्कुल। और जो बोर्ड हिंदुस्तान की 9.5 लाख एकड़ जमीन पर नियंत्रण रखेगी, वो कैसे नहीं आएगी कानून में? वो कैसे कह सकती है कि भाई हम नहीं आएंगे? मैं वही बता रहा था कि माता वैष्णो देवी श्राइन जो है, उसमें भी जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं। तो वैष्णो देवी श्राइन में सरकार है कि नहीं है? तिरुपति जो मंदिर है, उसके प्रबंधन में आप देखिए कि उसके प्रबंधन में 5-5, 7-7 आईएएस है। वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो भी तो रिलीजियस श्राइन है हम हिंदुओं का, जबकि वो तो सीधा मंदिर से जुड़ा हुआ है। जबकि सिर्फ मंदिर से जुड़ा हुआ है, किसी की जमीन भी नहीं है वहां पे। और यहाँ तो ऐसे जमीनें हैं जहां परिवार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, लाखों करोड़ों की जमीनें हैं, उनके पास पैसे नहीं है। अब न्यायालय भी क्या करे? कानून स्पष्ट रहेगा तब ना न्यायालय भी कोई फैसला सुनाएगा। और पिछली की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कितनी जमीनें वक्फ को दे दी है। अब जब मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय भी कुछ फैसला नहीं ले पाती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड फिर कहा जाता है कि भाई इनकी अपनी एक कानून है। तो और दूसरी बात है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ये भी पूछने वाले सर, महिलाओं के बारे में भी चर्चा हो रही है कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनका भी विकास होगा, खासकर मुस्लिम महिलाओं को। तो क्या आप लोग की जो सरकार है वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का सोच रही है? ट्रिपल तलाक भी लाया गया उन लोग के लिए, अब इसमें भी महिलाओं का प्रावधान किया गया। देखिए उदीप जी, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस बिल का समर्थन किया है। और मैं एक चीज आपको करेक्ट कर देता हूं कि 2 मुस्लिम महिला के साथ 2 नॉन मुस्लिम सदस्य की भी नियुक्ति की बात उस वक्फ बोर्ड में की गई है। तो 2 मुस्लिम महिला आप देख लिए, और जो 2 अन्य गैर मुस्लिम में फिर महिला भी तो हो सकती हैं। तो कैसे फिर? ये देखिए, ये एक देखने का नजरिया है। और जिनकी राजनीति हमारे मुसलमान भाइयों को शोषित करके, उनको डरा धमका के उनकी वोट लेते अभी तक आई है, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भाई, ये जितनी बिल के प्रावधान मैंने आपको बताए कि इस बिल के अंतर्गत वक्फ जमीन पे स्पष्टता आएगी, इस बिल के अंतर्गत महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, इस बिल के अंतर्गत जो हमारे गरीब मुसलमान परिवार हैं जो अपने बाप दादा की जमीन पे क्लेम चाह रहे हैं। अच्छा, कितनी जगह तो ये भी कोर्ट में बात चली है कि वक्फ की जमीन जिन लोगों ने दी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और इसका आपको वो लोग सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं सरकारी अस्पताल के। बहुत बार होता है कि धार्मिक ढंग से डरा धमका के
वक्फ किसी निजी जमीन को वक्फ की जमीन नहीं तो फिर सामाजिक बहिष्कार की मतलब की थ्रेट देके बहुत सारी जमीनों को वक्फ की जमीनें में कन्वर्ट कर दिया गया। भाई कम से कम जिसका कागज रहेगा फिर उस पे बात चलेगी। यहां तो बहुत सारी जमीनें हैं जिसकी कागज ही नहीं है, आप कह रहे हैं मौखिक तरीके से हुआ था। तो ये सारे जो प्रावधान है जिससे अस्पष्टता है वो तो खत्म होगी कि नहीं इस बिल के अंतर्गत। तो कहां ये धार्मिक मुद्दा है, कोई वक्फ बोर्ड को थोड़ी खत्म कर रहा है। तो समर्थन है आप लोग का पूरा? बिल्कुल, ये प्रगतिशील नीति है सरकार की। और जिन लोगों ने भी इस बिल को पढ़ा है वो लोग कहेंगे कि ये बिल वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी और वक्फ बोर्ड को पहले से ज्यादा सशक्त करेगा और वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू से आम मुसलमानों का फायदा होगा। आज के दिनों में वक्फ बोर्ड 9.5 लाख एकड़ के रेवेन्यू से क्या करती है, कितने सारे एम्स जैसे अस्पताल खोल दिए गए हैं चलिए मुसलमान भाइयों के लिए ही। कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा 10-12 तो खुलना चाहिए था ना। भारतीय रेल, वही मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय रेल जिसके पास लगभग उतनी जमीन है तो 12 लाख रोजगार देती है भारतीय रेल। ये वक्फ बोर्ड कितना रोजगार दे दिए है, कितना कॉलेज खोल दिए। आम मुसलमान भाइयों के जीवन में क्या बेहतरीन हो गई इनसे। तो ये सारी जो राशि है और ये सारी जो जमीनें हैं वो सिर्फ 200 परिवारों के ऐसो आराम में खर्च होती है और आम मुसलमान आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। तो इन सभी चीजों के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने समर्थन किया है। चलिए, तो लोजपा रामविलास का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। बड़े तथ्यात्मक तरीके से राहुल जी ने समझाया कि आखिर क्यों इस संशोधन का जरूरत है, कैसे इसमें मुस्लिम महिलाओं से लेकर जो आम मुस्लिम है भारत का, जो शायद आज बहुत गरीब है, बहुत तिरस्कृत है, उन सभी को उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए इस राशि का अगर ऑडिटिंग हो जाएगा, कानूनिक रूप इसे दे दिया जाएगा, तो शायद एक आम मुसलमान भी इससे फायदा उठा सकेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ राहुल साहब जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया।